नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत है आपका बुद्धा इंस्पायर्ड पर। आजम खान किसी जमाने में उत्तर प्रदेश के धाकड़ नेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक लोगों में से एक, और अगर मुस्लिम नेताओं की बात करें तो शायद आखिरी मुस्लिम नेता जिसकी अपनी जमीन भी थी, जिसकी अपनी आवाज थी और जिसकी अपनी अकड़ भी थी, पहुंच भी थी, सब कुछ था। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आजम खान के ऊपर इतने मुकदमे ला दे गए, ऐसे मुकदमे ला दे गए कि उन्हें लगातार जेल में रहने को मजबूर कर दिया गया है। बड़ी मुश्किल से रिहा हुए थे, जमानत हुई थी और उसके बाद फिर 2 पैन कार्ड्स के मामले में उनको जेल में डाल दिया गया है। लेकिन आज जो मैं आपको खबर दे रहा हूं वो एकदम से चौंकाने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हैं समीर जैन। उनकी अदालत में 2016 का एक मुकदमा चल रहा था। यह मुकदमा यतीम खाना बेदखली मामले से है। कहा यह जाता है कि रामपुर शहर के कोतवाली क्षेत्र में यतीम खाना बस्ती में 2016 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस बस्ती को जबरन खाली कराया गया था और आरोप यह लगाया गया है कि आजम खान के इशारे पर सिपाहियों ने पुलिस बल के साथ मिलकर बस्ती को खाली कराया। ये मुकदमा चल रहा था और इसी से जुड़ी हुई तमाम सारी चीजें इसमें जोड़ दी गई थी। घरों में घुसकर मारपीट, छेड़छाड़, रुपए, जेवर, भैंस बकरियां लूटना, ये सारे मुकदमे जो हैं आजम खान के ऊपर लाद दिए गए थे। आजम खान जब रिहा हुए थे, बहुत दर्द भरी आवाज में उन्होंने कहा था कि मैं तो लोगों के रुपये पैसे लूटने वाला, जेवर चोरी करने वाला, भैंस चुराने वाला मान लिया गया हूं। तो वह सब इससे जुड़ा हुआ था। डायरेक्ट चोर को नहीं होना चाहिए। मुर्गी चोरी कराई है, मैंने की भी नहीं है, वरना मुर्गी तो मिल जाती मुझे। बकरी चोरी कराई है, भैंस चोरी कराई है, किताब चोरी कराई है, फर्नीचर को चोरी कराया है और एक ऐसा जुर्म किया है मैंने जिसकी पहली बार आपको इत्तला मिल रही है। जो पायल, कान के बुंदे जो बाज़ारों में मिलते हैं, रिपोर्ट में लिखा गया कि सोने के लूटे गए, लेकिन जब कोर्ट में खोला गया तो ये जो बाजारों में मिलते हैं वो थे। अब ये मुकदमा चल रहा था और इस मुकदमे में आजम खान साहब ने हाई कोर्ट का रुख किया था और हाई कोर्ट में ये दावा किया गया था कि जो वीडियो है, उस घटना का जो वीडियो पेश किया गया है उसमें आजम खान कहीं नहीं है और न्यायपूर्ण सुनवाई के लिए, मतलब कानूनन उनको न्याय मिलने के लिए जरूरी है कि उस वीडियो को देखा जाए जिसमें वो कहीं नहीं है। तो अगर ये घटना हुई है तो उसमें उनके ऊपर तमाम सारे आरोप हैं और उस घटना के जो वीडियोस हैं उनमें आजम खान कहीं नहीं है। तो आप आजम खान को सीधे उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और इसी मामले में 10 सितंबर को, जो गया 10 सितंबर है, उसको न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत ने आजम खान को जमानत दी थी और अब जो आगे कार्रवाई चल रही थी वो मुकदमे को खत्म करने की चल रही थी। अब सवाल ये उठता है कि न्यायमूर्ति समीर जैन, जिन्होंने जमानत दी थी उनको और जिनकी कोर्ट में पहले भी 3 समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुकदमे चल चुके थे, उन्होंने अचानक खुद को इस मुकदमे से बाहर कैसे कर लिया? उन्होंने कोई कारण नहीं बताया है, कोई वजह नहीं बताई है कि ये वाली वजह है जिसकी वजह से उन्होंने इस मुकदमे से खुद को बाहर किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ना केवल ये मामला बल्कि आजम खान से जुड़ा और भी कोई अगर मामला है जो लंबित है वो इस अदालत में नहीं सुना जाएगा, इस अदालत से उनको रिलीज कर दिया जाएगा। मायने क्या होते हैं इसके मायने ये होते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनकी कोर्ट में आजम खान का कोई मुकदमा जाए। इस बात के लिए, जैसा मैंने कहा, कि उन्होंने कोई वजह नहीं बताई है। इसके अलावा कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ट्रायल कोर्ट के अंतिम निर्णय पर जो रोक लगी है वो अगली तारीख तक लागू रहेगी। ट्रायल कोर्ट का निर्णय था जिसमें आजम खान को दोषी ठहराया गया था, उस पर रोक लगाई गई थी और आजम खान को जमानत दी गई थी। तो वो जो निर्णय था वो तो लागू रहेगा, जमानत उस मामले में जो मिली है वो तो लागू रहेगी, लेकिन अगली जो कार्रवाई होनी है, अगली जो सुनवाई होगी वो किसी और जज की अदालत में होगी। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर न्यायमूर्ति समीर जैन ने इस मुकदमे से खुद को बाहर क्यों कर लिया? और जब अचानक उन्होंने बाहर किया है बिना कोई वजह बताए, तो तमाम सारे सवाल सामने खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि क्या आजम खान को लंबे समय तक जेल में बनाए रखने में कहीं ना कहीं न्यायमूर्ति समीर जैन बाधा साबित हो रहे थे और सरकार नहीं चाहती थी कि उनको जमानत मिले?
क्या समीर जैन के ऊपर कोई ऐसा दबाव था जिस दबाव की वजह से उन्होंने कहा कि भाई मैं मुकदमा सुनूंगा ही नहीं, आपकी मनवाली नहीं करूंगा लेकिन मुकदमा सुनूंगा ही नहीं? और इस सबसे जुड़कर अगर समीर जैन साहब को 2 मिनट छोड़ भी दें, न्यायमूर्ति महोदय के इस निर्णय को 2 मिनट के लिए छोड़ भी दें, तो बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या येन केन प्रकारेण बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी आजम खान को जेल में रखने की साजिश रची जा रही है? फिर उनको रिहा क्यों किया गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार नहीं चाहती थी, लेकिन न्यायमूर्ति साहब ने सब कुछ देखकर जो जमानत दी उनको, जिसकी वजह से वो जेल के बाहर आ गए, उनके बयानात आए, तमाम लोगों से मुलाकात हुई, ये सारा कुछ सरकार को पसंद नहीं आया। आजम खान साहब एक सीनियर लीडर रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, क्या क्या रहे हैं सब हम जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। रामपुर में उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स शुरू की। आप उनसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, वो जिस तरह की राजनीति करते थे, बहुत सारे लोग उनके दोस्त हैं, बहुत सारे लोग दुश्मन हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पसंद नहीं करते। रामपुर रियासत की जो राजनीति थी उसको आजम खान साहब ने लगभग खत्म कर दिया, अपना एक नया कल्ट बनाया और जाहिर तौर पर उनकी जो जबान थी या जबान है वो तुर्श है, आज भी तुर्श है। बहुत अच्छा भाषण देते हैं, देश में गिने चुने लोग होंगे जो हिंदुस्तानी में आजम खान से बेहतर भाषण देते होंगे। और समाजवादी पार्टी के लिए जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसका जो मुस्लिम आधार है, उसको बनाने और बड़ा करने में आजम खान का बड़ा रोल रहा है। विधानसभा चुनाव अब उत्तर प्रदेश में बहुत दूर नहीं है, होने वाले हैं साल भर में, साल 1.5 साल में वहां चुनाव होंगे। तो क्या ऐसे में जानबूझकर आजम खान को लगातार जेल में रखा जा रहा है? क्या वाकई आजम खान के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिन मामलों में उनके ऊपर मुकदमा जारी किया गया है, लगाया गया है, या वो जेल गए हैं, क्या वो वाकई इतने सीरियस हैं कि आजम खान जैसे आदमी को लगातार जेल में रखा जाए? वैसे अभी का जो मामला है 2 पैन कार्ड का मामला है। आरोप यह है कि उन्होंने 2 पैन कार्ड रखे, एज को लेकर मामला है सारा कुछ। उनके बेटे के पास 2 पैन कार्ड हैं, उन्होंने बनवाए वगैरह वगैरह। अब एज के लिए वो दुनिया भर के सबूत पेश कर चुके हैं जो अदालत ने मानने से इनकार कर दिया है। बच्चे के स्कूल का सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट वो पेश कर चुके हैं, लेकिन उसको अदालत ने सबूत मानने से इनकार कर दिया। 2 पैन कार्ड का मामला अगर आप याद करें तो स्मृति ईरानी के ऊपर भी आरोप लगा था कि उनके पास 2 पैन कार्ड हैं। सही था कि नहीं था मैं नहीं जानता, मैं यहां बैठकर कोई दावा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने नहीं देखे। लेकिन जो पैन कार्ड्स वायरल हो रहे हैं उनमें दिख रहा है कि एक में उनके पिता का नाम लिखा हुआ है, एक में उनके पति का नाम लिखा हुआ है। मामला पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इस मामले में किसी तरह की जांच हुई हो, ये मामला अदालत में गया हो, इस पर कोई बात हुई हो, इसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। तो जाहिर है कि आजम खान के मामले में 2 पैन कार्ड को इतना बड़ा मामला बना दिया गया कि वो और उनके बेटे अब्दुल्ला खान दोनों जेल में हैं। 16 नवंबर 2025 को एमपी एमएलए कोर्ट से फैसला आता है, उसके बाद उनको तुरंत जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, रामपुर जेल में। जबकि वो पॉलिटिकल कैदी हैं और पॉलिटिकल कैदी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो रामपुर जेल में उपलब्ध नहीं है। उनके वकीलों ने भी कहा है कि उनको किसी ऐसी जेल में ट्रांसफर किया जाए जहां पॉलिटिकल कैदी को मिलने वाली सुविधाएं उपलब्ध हों। लेकिन एकदम जल्दीबाजी में उसी दिन उनको जेल में डाल दिया गया और 7 साल की सजा दी गई है, जिसमें 2 फर्जी पैन कार्ड बनवाने, जालसाजी, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और चुनावी नामांकन में दस्तावेजों की हेराफेरी के आरोप लगाए गए और कहा गया कि ये आरोप साबित हुए हैं। मैंने आपको बताया कि यही 2 पैन कार्ड के आरोप स्मृति ईरानी के ऊपर लगे थे, लेकिन उनकी जांच तक नहीं हुई। सीतापुर जेल से जो उनकी रिहाई हुई थी वो 23 सितंबर 2025 को हुई थी और केवल 55 दिन, 2 महीने से भी कम वक्त वो जेल से बाहर रह पाए। उनकी जो हालत है, उनका जो हेल्थ है वो भी बहुत अच्छा नहीं है और उसके बाद उनको रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने फिर से जेल भेज दिया। रामपुर की जेल में उनको फिर से डाल दिया गया और उसके बाद खबर ये आती है कि एक पुराने मुकदमे में जहां उनको जमानत मिली थी, जिस जज ने, जिस न्यायमूर्ति ने उनको जमानत दी थी, उसने सीधे सीधे कह दिया कि हमारे कोर्ट से ये केस रिलीज होता है, अब हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे और इसके अलावा उनसे जुड़े हुए, आजम खान से जुड़े हुए जितने भी केस हैं, हम किसी की सुनवाई नहीं करेंगे। ये सब सुन के आपको क्या लगता है? क्या ये बॉलीवुड की किसी फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह आपको नहीं लगते हैं?
जिसमें सत्ता पक्ष ने ये तय कर लिया है कि इस नेता को या इस व्यक्ति को लगातार जेल में रखना है और उसके बाद उसके ऊपर लगातार एक से एक मुकदमे लगाकर एक मुकदमे का फैसला है तो दूसरा फंस जाए, दूसरा फंस जाए तो तीसरा फंस जाए, तीसरा अगर क्लियर हो जाए तो चौथा फंस जाए और चारों अगर क्लियर हो जाए तो एक नया मुकदमा डाल दिया जाए। क्या ये वाला खेल आजम खान के साथ नहीं हो रहा है? अगर यतीम खाना बेदखली के मामले को देखें तो 12 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे और इसका मामला चल रहा था, मैंने आपको बताया, रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट ने 30 मई को आरोपियों की ओर से मामले के मुख्य गवाह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी को दोबारा बुलाने की मांग की। लेकिन जब ये मांग की गई, अब वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन है तो जाहिर है सरकार के करीब होंगे, उनको बुलाया गया। लेकिन जब ये मांग की गई अपराधियों द्वारा, जिनको अपराधी कहा जा रहा है यानी कि आजम खान और बाकी लोगों द्वारा, जब ये डिमांड की गई कि जो मामला हुआ है उसकी तो वीडियोग्राफी हुई थी, उस वीडियोग्राफी को आप रिकॉर्ड में लेके आइए और ये देखिए कि क्या उस वीडियो में आपको आजम खान साहब या बाकी जिनके ऊपर आरोप लगा है, विनीत गोयल हैं, इस्लाम ठेकेदार हैं, इन सारे लोगों का कहीं चेहरा दिखाई दे रहा है? अब सोचिए आपके ऊपर आरोप लग जाए कि फलां दंगे में आप शामिल थे और उस दंगे का पूरा वीडियो हो, आप ये कहें कि हुजूर मैं तो उस वीडियो में दिख ही नहीं रहा हूं, फिर मैं उस दंगे में शामिल कैसे हो सकता हूं? लेकिन कोर्ट कह दे कि हम तो वीडियो को मानेंगे ही नहीं, हम तो लोगों को सबूत मानेंगे और 4 आपके खिलाफ गवाह खड़े कर दें जो कहें कि हमने आपको ये करते हुए देखा है। ये न्याय है या अन्याय है? खुद सोचिए। ऐसा नहीं लगता कि फैसला पहले लिख लिया जाता है, उसके बाद कार्रवाई होती है? आजम खान साहब इसके बाद हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि वीडियो से सिद्ध होगा कि घटना स्थल पर जहां ये घटना हुई थी वो थे ही नहीं और सही न्याय तक पहुंचने के लिए जरूरी है। समीर जैन साहब की जो अदालत है उसने इस बात को माना होगा और इसी वजह से आजम खान साहब को जमानत मिली होगी और अब ये मुकदमा आगे चलना था। लेकिन अचानक कल एक फैसला आता है कि कोर्ट ने अपने आप को सभी मामलों से अलग कर लिया। अब ये किसी नए न्यायमूर्ति के सामने लिस्ट होगा। अब अदालत में जो वकील है उनका कहना है कि यह अपने आप में आश्चर्यजनक है क्योंकि न्यायमूर्ति जैन इससे पहले आजम खान साहब से जुड़े 4 मामलों की सुनवाई कर चुके हैं, तो अब वो क्यों नहीं करना चाहते हैं ये समझना बेहद मुश्किल है। जो उनके वकील हैं आजम खान के शाश्वत आनंद, उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के दुर्लभ उदाहरण है। कभी कभार ही होता है जहां एक न्यायाधीश ने एक ही व्यक्ति से जुड़े सभी मामलों से खुद को अलग कर लिया है। और बताइए इसके बाद ये सवाल उठेगा या नहीं उठेगा कि कहीं उस न्यायमूर्ति के ऊपर प्रेशर तो नहीं बनाया जा रहा है, कहीं ऐसी अदालत में ये केस ट्रांसफर करने का खेल तो नहीं किया जा रहा है जहां से आजम खान साहब के उल्टे फैसले आने की पूरी उम्मीद हो। ये अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक बात है। हमने देखा है, उमर खालिद के मामले में भी देखा है कि एक जमाने में लगातार जब जमानत के लिए वो जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में तो कोई खास जज की अदालत में ही उनके मुकदमे डाले जा रहे थे और लोगों का आरोप था कि वो खास जज जो हैं वो सरकार के बेहद करीब हैं और उमर खालिद को 5 साल हो गई, जमानत का मुकदमा कायदे से चला ही नहीं, अब जाकर मुकदमा चल रहा है। देखना है कि उसमें क्या फैसला आता है। लेकिन बड़ा सवाल यह बनता है कि जिस तरह से आजम खान को लगातार जेल में रखा जा रहा है, जिस तरह से आजम खान के ऊपर एक से बढ़कर एक मुकदमे लाद दिए गए, कितने मुकदमे लादे हैं वो आजम खान को भी शायद याद ना हो, जिस तरह से उनको जमानत मिलती है और रिहा होने के 55 दिन के अंदर फिर से जेल में डाल दिए जाते हैं, ये वाकई न्याय है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कानून और न्याय व्यवस्था काम कर रही है या आजम खान को उनकी हक पसंदी और उनकी खुली जुबान, उनकी तुर्स जुबान और मुसलमान होने की सजा मिल रही है? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़ता हूं, सोचिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।